पढ़ाने जा रहा हूँ आपको अर्थशास्त्र। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। कुछ भूमिका हम लोगों ने देखे थे, कुछ बातें किए थे, उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में। आज जो वही शुरू कर रहे हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन? वस्तु को सृजन करने वाला, वस्तु को सृजन करने वाला उत्पादक होता है। वस्तु का उपयोग करने वाला, उसको अपने प्रयोग में लाने वाला जो होता है, रोज की रूटीन में लेके आने वाला, वो उपभोक्ता कहलाता है। कहावत है, उत्पादक का जो कार्य है वो सृजन करता है, उपभोक्ता का कार्य है वस्तुओं को नाश करना, उसको बर्बाद करना। नाश का संबंध है, जब आप कोई वस्तु लेते हैं उसको प्रयोग करते हैं। कपड़ा लेंगे तो पहनेंगे, खाने का वस्तु लेंगे तो खाएंगे। जब खाने का वस्तु लेंगे तो पेट में जाएगा, नष्ट हुआ। जब कपड़े को पहनेंगे तो कपड़ा फटेगा, इसका नाश हो रहा है। जब आप बढ़िया सा जूता खरीदेंगे तो भी क्या होगा, नाश होगा। तो जो उत्पादक, जो उपभोक्ता है, वो कहीं न कहीं वस्तुओं को नाश करने वाला होता है। तो इसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उत्पादक और उपभोक्ता पे। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का संबंध आर्थिक क्रिया से है, दोनों का संबंध आर्थिक क्रिया से है। आर्थिक क्रिया कैसे होती है? आर्थिक का अर्थ है पैसा, धन, दौलत। अब सामान को बेचकर, सामान को खरीदकर, दोनों का जहां पे तालमेल हो रहा है, वही से धन की उत्पत्ति है, वही से धन की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक क्रिया का काम कौन करता है? उत्पादक और उपभोक्ता करता है। ये बात आप लोगों ने समझ गए होंगे और बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आर्थिक क्रिया तो हो रही है, लेकिन आर्थिक क्रिया में कौन कौन लोग होंगे, यह बात आप पे निर्भर करता है। समझिए, आइए समझाते हैं आपको। यहाँ देख रहे हैं आप लोग आर्थिक क्रिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर्थिक क्रिया का संबंध, आर्थिक क्रिया का जो संबंध है, नीचे लिखेंगे ऐसे एरो बनाकर। आर्थिक क्रिया का संबंध, आर्थिक क्रिया का संबंध मांग और सप्लाई से है। आर्थिक क्रिया का संबंध किससे? मांग और सप्लाई से है। तो मांग क्या है? मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति से है। मांग और किससे? मांग और पूर्ति से है। मांग किसे कहते हैं और पूर्ति किसे कहते हैं, समझिए। तो इन दोनों की जो आर्थिक क्रिया का संबंध है, किससे हुआ? मांग और पूर्ति से है। अब एक बात आपको समझिए, मांग और पूर्ति क्या है? उत्पादक का संबंध इससे कहते हैं। तो आप समझिए, उत्पादक का संबंध क्या है? उत्पादक का संबंध, उत्पादक का संबंध पूर्ति से है, पूर्ति से है। अब पूर्ति का अर्थ है, इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सप्लाई कहेंगे। ये आपका सप्लाई, सप्लाई से है। उत्पादक का संबंध पूर्ति सप्लाई से है। यहीं पर उपभोक्ता, उपभोक्ता का, उपभोक्ता का संबंध मांग से है, डिमांड से है, डिमांड से। समझ में आ रहा होगा? तो आर्थिक क्रिया का संबंध मांग और पूर्ति से है, लेकिन यहाँ पर मांग का भी, जो उत्पादक का भी संबंध किससे है? सप्लाई से है। और उपभोक्ता का संबंध किससे है? मांग से है। तो दोनों का संबंध, ये दोनों लोग क्या करेंगे? आर्थिक क्रिया को बनाते हैं। दोनों लोग क्या बनाएंगे?
दोनों लोग, ये व्यक्ति नहीं लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया, दोनों लोग आर्थिक क्रिया को बनाते हैं। अब कहेंगे आर्थिक क्रिया ये लोग कैसे करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि वस्तुओं को बेचकर आर्थिक क्रिया को मजबूत किया जाता है या पैसा कमाया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों का संबंध किससे है, आर्थिक क्रिया से। आइए एक बात को थोड़ा सा और समझे। ये है आपका मांग। हम लोग बात करेंगे मांग या डिमांड। मांग या डिमांड है पहली बात। तो मांग और डिमांड किस पे होगी, मांग और डिमांड का दोनों का अर्थ या तात्पर्य क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, वस्तु और सेवा से है। कोई भी आप डिमांड करेंगे तो क्या करेंगे, वस्तुओं का डिमांड करेंगे या सेवा का डिमांड करेंगे। कैसे वस्तु का डिमांड करेंगे, अरे भाई चाउमीन खरीदने जाएंगे, बर्गर खरीदने जाएंगे, आप पकौड़ा खरीदने जाएंगे, तो वस्तु की मांग कर रहे हैं ना। आपको शिक्षा लेना है तो जेपी सर के यहाँ आएंगे, तो भी तो आपकी मांग है। तो शिक्षा को मैं अर्थात मैं सेवा दूंगा आपको। और आप किसी दुकान से, फॉर्च्यून की दुकान से कोई वस्तु को खरीदेंगे तो आप वस्तु की डिमांड करेंगे। तो वस्तु और सेवा की जो मांग करने वाला है या डिमांड करने वाला है, तो वस्तु और सेवा की यहाँ डिमांड हो रहा है या मांग कर रहा है, तो कौन कर रहा है, यह डिमांडर अर्थात मांग करने वाला है। तो मेरी बात को आ गई। यही प्रकार इसीलिए दूसरे की हम लोग बात करें तो पूर्ति की बात करेंगे। पूर्ति जिसे हम लोग सप्लाई कहते हैं, सप्लाई। एक बात ध्यान दीजिए आप, आखिर ये बताइए कि सप्लाई मैं क्या चीज करूंगा, मैं सप्लाई क्या शिक्षा की सप्लाई कर रहा हूँ, आपको देने का काम कर रहा हूँ, तो मैं सेवा दूंगा ना। तो मैं अगर शिक्षा का काम दिया तो मैं सेवा दिया। और कोई व्यक्ति आपको वस्तु देता है तो क्या करता है, वस्तु है, तो ये है वस्तु। समझे ना। कहने का मतलब है कि आप मांगेंगे तो वस्तु या सेवा ही मांगेंगे, और जो आपको देने वाला है तो वस्तु या सेवा ही देगा। तो मांग का जो संबंध है वस्तु और सेवा से, तो पूर्ति का भी संबंध वही से होगा, वस्तु और सेवा से होगा। यह बात आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, यह बात आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग। तो देखिए मांग और पूर्ति का संबंध किससे है, वस्तु से है। मांग और पूर्ति का जो संबंध है वो किससे है, वस्तु से है। अब वस्तु कैसे बनती है, बात आते ना कि आखिर वस्तु बनेगी कैसे। तो वस्तु के उत्पादन के लिए हम लोग बात करेंगे, वस्तु का है मांग और पूर्ति का संबंध वस्तु से है। वस्तु का उत्पादन हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। तो वस्तु का उत्पादन करने के लिए, वस्तु के उत्पादन करने के लिए हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वस्तु के उत्पादन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है आपका भूमि की जरूरत पड़ेगी, लैंड। दूसरी आपको जरूरत पड़ रही है लेबर की, जिसे आप लोग मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं, मजदूर कहते हैं। मजबूर ही मजदूर होता है, तो यह है आपका मजदूर। उसके बाद आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी। क्या है आपका, पूंजी, यह आपका पूंजी। इसके बाद आपको चौथा मिलेगा उद्योगपति। यदि ये 4 चीज आपके वस्तुओं को बनाने के लिए सहभागिता देते हैं, ये चारों चीजें अगर हैं, तो आप किसी वस्तु को बनाने के लिए सपोज दैट मान लीजिए मार्कर बनाने के लिए एक कंपनी खोलेंगे। तो उस कंपनी खोलने के लिए कहाँ खोलेंगे, जमीन पर ही खोलेंगे ना। तो जमीन पे खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए। तो लैंड की आवश्यकता है, भूमि की जरूरत है। अब इसमें मार्कर तो जमीन तो मिल गई, लेकिन इसमें कार्य करने वाले चाहिए। कार्य करने वाले वही चाहिए जिसे लेबर कहते हैं, जिसे हम लोग इंजीनियर भी कहते हैं। तो उसमें सेवा तथा मजदूर दोनों लोग काम करने वाले होंगे, तो ये लेबराना हो गया।
उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, किसी फर्म को लगाने के लिए, किसी कंपनी को लगाने के लिए, किसी उद्योग को लगाने के लिए, उद्योग में किसी वस्तु को तैयार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा काम जो हमको है कि पूंजी देगा कौन, तो उद्योगपति देगा या जो व्यापार जो बड़ा वाला होगा वह देगा। तो यहाँ पे इन चीजों को जरूरत पड़ेगी वस्तु को बनाने के लिए। तो वही बात कहें हम लोगों ने कि वस्तु का उत्पादन करने के लिए भूमि, लेबर, पूंजी, उद्योग की आवश्यकता होती है, उद्योग की आवश्यकता होती है। ठीक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, बोलते नहीं है। आप लोग महात्मा बुद्ध के खानदान से हैं, आप लोग मध्यम वर्ग समझते, मध्यम मार्ग पे जाते हैं, बोलेंगे नहीं। कह दीजिए कि हम फीस देते हैं आपको, तो हम क्या बोले, आप वही सब बोले, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि आखिर ये वस्तु का क्षेत्र कहाँ से पैदा होता है। तो आइए अगली पॉइंट हम लोग देखेंगे, वस्तु, ठीक है ना। अगली पॉइंट हम लोग देखेंगे वस्तु तथा सेवा उत्पादन के क्षेत्र, वस्तु तथा उत्पादन के क्षेत्र। तो भारत में या विश्व में वस्तु उत्पादन के क्षेत्र तीन मुख्य रूप से माने गए हैं। कौन कौन माना गया है, तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक, क्या कहते हैं हम लोग, तृतीयक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों क्षेत्र के में पूरी भारत की जनसंख्या लवलीन है, लगी हुई है, ठीक है ना। तीनों क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या क्या हुई है, लगी हुई है। तो वस्तु कौन बना रहा है, ये तीनों के तीनों क्या है, वस्तु तथा सेवा का उत्पादन करते हैं। आप कहेंगे कि सर जी ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का क्या मतलब है। तो आपसे हम बता रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कौन कौन है या उत्पादन करने वाले कौन कौन है। तो हम लोग कहेंगे इसमें क्या आता है, संपूर्ण कृषि कार्य करने वाले लोग आएंगे। क्या आएंगे, कृषि क्षेत्र आपका आ जाएगा, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र का मतलब है कि जितने भी वस्तु कृषि से उगाए जा रहे हैं वो सब क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ध्यान देने की बात है। दूसरा क्षेत्र यदि आपको आएगा, दूसरा क्षेत्र यदि है, उस क्षेत्र में क्या मिलता है या उस क्षेत्र के कौन से लोग हैं, तो कहेंगे विनिर्माण। क्या है, विनिर्माण, याद कर लीजिए। तीसरे क्षेत्र में कौन है, विनिर्माण। और चौथे क्षेत्र में क्या है आपका, जो सेवा है। तीसरे क्षेत्र क्या क्या है, सेवा है। अब सेवा में कौन कौन लोग आएंगे, तो सेवा में कौन है, तो हम लोग कहेंगे बीमा कंपनी को रख लेंगे, या बीमा में काम करने वाले लोग हैं। हम लोग कहेंगे बैंकिंग सेक्टर, क्या है, बैंकिंग सेक्टर में देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे आधिकारिक ग्रुप है, टीचर ग्रुप है, डॉक्टर ग्रुप है, सब ग्रुप। अर्थात ये लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं। तो ये वस्तु तथा उत्पादन करने का जो क्षेत्र है वो तीन है, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्रथम में कृषि, द्वितीयक में विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि कृषि क्षेत्र से कोई वस्तु का उत्पादन किया गया, जैसे आपने गेहूं का उत्पादन कर दिया, तो गेहूं का उत्पादन करने के बाद आप क्या करेंगे, गेहूं को बेचेंगे। तो गेहूं के बेच देंगे अगर, तो क्या बनेगा, पार्ले-जी बनेगा, गुड्डे, ब्रिटानिया गुड्डे बनेगा, और पतंजलि का बिस्कुट बनेगा। ये सारे बिस्कुट बनेंगे। लेकिन बिस्कुट तो बनेगा, लेकिन अनाज को या गेहूं को उसको क्या करना पड़ेगा, हमें मड़ाई करनी पड़ेगी, मतलब उसको क्या करेंगे, पिसवाना पड़ेगा। और जब पिसवा लिया जाएगा उसका रूप बदल गया। क्या रूप बदल गया, बिस्किट में कहते हैं विनिर्माण, बना दिया।
एक चीज से दूसरे वस्तु में परिवर्तित करना क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, राइट ना। तो ये विनिर्माण का क्षेत्र आ गया। और तीसरा है, जब बिस्कुट बन गया तो लोग उसमें क्या इंजीनियर लगते, लोग उसमें कौन बड़े कार्यकर्ता, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो इसमें लेखा जोखा का काम करने वाले लोग हैं, ये सब लोग क्या हो गए, ये सब लोग काम करने वाले जा करके बगवानी करेंगे और लिखेंगे इतना माल यहाँ गया, उसका माल यहाँ गया, ये सप्लाई वो सप्लाई सब सप्लाई। इसी चीज को जो लिखने पढ़ने वाले हैं वो सेवा में आ जाएंगे। समझ मेरी बात को है ना। और उसी में से देखा जाएगा कि बिरयानी या गुड्डे का कितना फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो कंपनी किसको पैसा लेती, कहाँ से, तो कंपनी लेती है बैंकों से पैसा। तो बैंकों में जो काम करने वाले किस में आ जाएंगे, सेवा में आ जाएगा। अधिक पैसा हो गया तो बीमा करा दो बच्चों का, वो भी कहाँ पैसा जाएगा, वो भी जाएगा इसी सेवा में आ जाएगा। अधिकारी ग्रुप, हम टीचर ग्रुप, आप टीचर ग्रुप, इंजीनियर ग्रुप, ये सब क्या करता है, दिमाग का पैसा लेता है, दिमाग से। वकील क्या करता है, दिमाग से पैसा लेता है। तो बिल्कुल ये भी काम करता है, ये भी पैदा करता है, क्या पैदा करता है, सेवा पैदा करता है। क्या करता है, सेवा पैदा करता है। यह है आपका सेवा पैदा। अब आगे आइए, इसी के आधार पे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी है। इसी के आधार पे, तीनों के आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है। एक बात आप कहेंगे सर दो चीज भूल रहे, मैं कहा क्या, तो आप कहेंगे सर चौथा और पांचवा नहीं बताएं, तो मैं कहूंगा कि चौथा पांचवा ऐसा बता रहा हूँ। चौथा पांचवा मैं इसलिए नहीं बताया हूँ कि चौथे मुख्य रूप से यही होते हैं, लेकिन चौथे की यदि हम लोग बात करेंगे तो वो दूसरा बातें हो जाती है। दूसरा की बात हम लोग करेंगे, चौथे में आपका वह क्षेत्र आ जाएगा, इसे बौद्धिक क्षेत्र आ जाते हैं। चौथे में क्या आ जाएगा, बौद्धिक क्षेत्र, जहाँ बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट ग्रुप के लोग होते हैं, उनसे भी उत्पादन होता है। तीसरी बात यदि हम लोग करेंगे, तीसरी बात जो उच्च स्तर की एजुकेशन, जैसे IIT हो गया, एमटेक वगैरह हो गया, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है, उनसे भी उत्पादन किया जा रहा है, उससे भी सेवा का काम किया जाता है। ये 4-5 क्षेत्र हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पे हम लोग बल देते हैं। आपको सिर्फ 3 क्षेत्र के अलावा चौथा पूछेगा नहीं, लेकिन हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़े, कहें तो चलिए आइए, जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कौन सा इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसको देख लिया जाए। आइए हम लोग क्या देख लें, तो चश्मा लगा लें हम, हाँ चश्मा लगा दें। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ से, पहली बात है यह है आपको प्राथमिक क्षेत्र नंबर 1 पर, नंबर 2 पे है द्वितीय क्षेत्र है, तीसरे नंबर पे आपको आएगा तृतीय। प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र, प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र हमने बताया ना कि इनका जो संबंध है कृषि से है। कृषि में कह लिया जाए वानिकी नहीं, हाँ कृषि में कह लिया जाए खुद कृषि, मत्स्य पालन, झींगा पालन, चिड़ाई गुड़ाई, यह सभी के सभी आपके प्रथम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रथम क्षेत्र, यह द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों का संबंध किससे है, इनका संबंध किससे है बाबू, इनका संबंध राज्य से है। इनका संबंध किससे है, राज्य से है। राज्य का मतलब भारत से है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग भारत। ठीक है ना। इनका संबंध किससे है, राज्य से है। ये बातें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनका संबंध राज्य से है। अब आप अगली बात हम लोग देखेंगे, इसको समझने के परिप्रेक्ष्य से हम लोग बता रहे हैं। ठीक है ना। आप देखिए तीनों 1 2 3 तीनों सेक्टर या तीनों क्षेत्र में
भारत की जनसंख्या काम करती है। ध्यान, प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र में पूरे के पूरे तीनों ही क्षेत्र में पूरे भारत की जनसंख्या इस पे काम करती है। आज जब ये भारत की जनसंख्या इन पे काम करती है तो भारत जनसंख्या कहाँ पर है, भारत में है, राज्य में है, और इन सभी का संबंध किससे बनेगा, राज्य से बनेगा। तो इन तीनों का जो संबंध बन रहा है राज्यों से बन रहा है। देखिए अब समझिए, इन सबका संबंध क्या है, राज्यों से हो रहा है। अब राज्य इनके लिए क्या बनाएगी, अब दूसरी बात, ठीक है, संबंध है तीनों भारत में भारत की जनसंख्या काम करती है, तीनों क्षेत्र में भारत की जनसंख्या क्या काम करती है, ये बात आपने समझ लिया। अगली बात है कि यह जनसंख्या सरकार को टैक्स देती है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, तीनों क्षेत्र के लोग, है ना, तीनों क्षेत्र के लोग, तीनों क्षेत्र के लोग राज्य को, या लिखेंगे भारत को, भारत को क्या पे करती है, टैक्स पे करती है, टैक्स पे करती है, याद कर लीजिएगा। जब ये टैक्स पे करेगी तो सरकार का दायित्व है, अर्थात राज्य का दायित्व है कि इनके ऊपर कानून व्यवस्था, इनके ऊपर कानून एवं न्यायिक व्यवस्था को लागू करे, कानून एवं न्यायिक व्यवस्था को लागू करे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टैक्स पे करती है, टैक्स पे करती है। तो राज्य का दायित्व, राज्य का दायित्व है कि इन पर न्याय, इन पर न्याय और कानून व्यवस्था लाए। ठीक है ना भाई, ये तीनों क्षेत्र है, भारत की जनसंख्या इन तीनों क्षेत्रों पे लगी हुई है, और इनका संबंध, इन क्षेत्रों का जो संबंध किससे, वो राज्य से है। राज्य तीनों क्षेत्रों, राज्य संबंध है, और ये तीनों क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी हुई है। अब ये पूरी की पूरी जनसंख्या सरकार क्या देती है, टैक्स देती है, चाहे जनसंख्या दे चाहे क्षेत्रों के लोग दे। तो सभी लोग जब सरकार को या भारत सरकार को या भारत को या राज्य को टैक्स देती है तो राज्य का एक दायित्व बनता है तो राज्य के लिए न्याय व्यवस्था को लागू करे, और जब न्याय व्यवस्था को लागू करेगी तो भारत का कल्याणकारी राज्य बनेगा। भारत क्या बनेगा, कल्याणकारी राज्य बनेगा। तो इसीलिए मिटा दें, आगे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसीलिए व्यवस्था लाए, तभी भारत कल्याणकारी राज्य बनेगा। और जान ही रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। क्या कही गई है, कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। और कल्याणकारी राज्य के बनाने के लिए गवर्नमेंट शासन व्यवस्था से इन्हें कुछ सब्सिडी देती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गरीब और अमीरी दोनों पाई जा रही है। और क्या है कि एक मुख्य धारा में लाने के लिए इनका क्या किया जाए, मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें सब्सिडी दिया। जैसे आप क्या उज्ज्वल गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, उज्ज्वल गैस, अर्थात कहने का मतलब एलपीजी जब खरीदते हैं तो एलपीजी में सरकार सब्सिडी दिया करती है ना, आता है ना पैसा बैंक में, अकाउंट में। तो इसका मतलब है कि आप उपभोग करने के लिए
तो हैं लेकिन पे नहीं कर पाएंगे तो लो हम आपको कुछ पैसा दे रहे हैं लेकिन अभी नहीं देंगे, आप अपने पैसा खरीद लीजिए, बाद में हम आपको खाते में ट्रांसफर करवा देंगे। तो क्या होता है कि सब्सिडी का मतलब है कम करना, रिड्यूस का भी मतलब कम होता है लेकिन सब्सिडी का मतलब यहाँ पर कम करना। ठीक है ना, ये